हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू ऑन दिस चैनल। आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको वीडियो का इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि आज का हमारा ये वीडियो किस टॉपिक पर बनाया गया है। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हमने चंदे से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th की लेखा शास्त्र की बुक में चंदे के बाद का जो टॉपिक है उसे डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपके पेज नंबर 29 से स्टार्ट होता है। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। पेज नंबर 29 पे आपको दिया गया है सबसे पहली मद दान। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दान इसको प्राप्ति एवं भुगतान खाते के प्राप्ति पक्ष में दर्शाया जाता है। ये चीज़ अंडरलाइन की हुई है, मतलब आपको एक याद रखना है कि दान को प्राप्ति एवं भुगतान खाते के प्राप्ति पक्ष में लिखा जाता है। दान किसी विशेष उद्देश्य या सामान्य उद्देश्य के लिए हो सकता है। इसके बाद आपको दान के दो भाग बताए गए हैं। एक तो विशिष्ट दान, ये जिसे हम विशेष उद्देश्य के लिए दान भी कहते हैं, और एक सामान्य दान जिसका कोई भी उद्देश्य निर्धारित नहीं होता है। विशेष दान, यदि दान किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है तो इसे विशेष दान कहा जाता है। ये आपकी बुक में दान की डेफिनेशन हो गई है, दान की परिभाषा दे दी है कि अगर किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए या किसी विशेष काम के लिए अगर हम कोई दान करते हैं तो उस दान को हम विशेष दान कहते हैं। यह विशेष उद्देश्य वर्तमान भवन में विस्तार करना, नई कंप्यूटर प्रयोगशाला का निर्माण करना, पुस्तक बैंक का निर्माण करना आदि हो सकता है। आगे बुक में आपके दिया गया है कि विशिष्ट दान किस तरह के हो सकते हैं। जैसे आपके स्कूल में एक एक्स्ट्रा भवन बनाने के लिए अगर बाहर से कुछ दान आता है तो उसे हम विशिष्ट दान कहेंगे। आपके विद्यालय में अगर कंप्यूटर लैब तैयार करने के लिए कोई दान दिया जाता है तो उसे विशिष्ट दान कहा जाएगा। आपके विद्यालय में अगर कोई बुक लाइब्रेरी बनाना चाहता है, बुक बैंक बनाना चाहता है और उसके लिए कुछ दान आता है तो उसे विशिष्ट दान कहा जाएगा। इस प्रकार के दान को पूंजीकरण करेंगे तथा तुलन पत्र के दायित्व पक्ष में दिखाएंगे। आगे हाईलाइट किया हुआ है कि अगर कोई विशिष्ट दान हमें मिलता है तो उसकी जो प्रकृति है वो पूंजीकृत होती है। इस वजह से इसे आय व्यय खाते में नहीं दिखा जाएगा, इसको तुलन पत्र के दायित्व पक्ष में विशिष्ट मद के रूप में दर्शाया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि इस राशि का प्रयोग केवल विशिष्ट उद्देश्य के लिए हो, और ऐसा करने के पीछे का रीजन ये है कि इस दान को केवल विशिष्ट काम के लिए ही खर्च करना है, इसका अन्य जगह यूज ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए इसे तुलन पत्र में विशिष्ट मद के रूप में दर्शाया जाता है। आगे बात करते हैं दान की दूसरी मद यानी सामान्य दान के बारे में। इस प्रकार के दान का प्रयोग संस्था के सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इनका व्यवहार आगम प्राप्तियों के समान किया जाता है क्योंकि यह आय का निरंतर स्रोत होता है। अब दूसरी बात करते हैं, गैर लाभकारी संस्थाओं में सामान्य दान भी प्राप्त होते हैं। सामान्य दान संस्था को सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भामाशाहों द्वारा दिए जाते हैं। ये एक संस्था की आगमगत यानी आयगत प्रकृति होता है, इसलिए इसे आय का निरंतर स्रोत माना जाता है और चालू वर्ष के आय व्यय खाते के आय पक्ष में दिखाया जाता है। हाईलाइट की हुई लाइन आपको अंडरलाइन करनी है, इसे याद रखना है क्योंकि सामान्य दान को कहाँ दिखाया जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली पूछा जा सकता है। तो सामान्य दान को आय व्यय खाते के आय पक्ष में दिखाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले मद के बारे में। तो आपकी इस बुक में जो अगली मद दी गई है वो है वसीयत। वसीयत में सबसे पहले आपको वसीयत की परिभाषा बताई गई है, जो लिखा हुआ है, यह राशि मृत व्यक्ति की वसीयत के रूप में प्राप्त होती है। इसके प्रयोग का उद्देश्य स्पष्ट हो सकता है या अस्पष्ट भी हो सकता है। यानी अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने मरने के बाद अपनी संपूर्ण जायदाद, संपूर्ण संपत्ति किसी संस्था को देने का वचन करता है या देने के लिए कानूनी प्रावधान कर देता है, तो उस समय उसके मरने के बाद संस्था को मिली हुई जो संपत्ति होती है उसे हम वसीयत कहते हैं, जिसके प्रयोग का उद्देश्य स्पष्ट हो सकता है या अस्पष्ट हो सकता है। यानी यह कहाँ काम में लेनी है इसके बारे में वसीयत में कहा जा सकता है, या बिना किसी उद्देश्य के लिए भी आपको वसीयत प्राप्त हो सकती है। यदि उद्देश्य स्पष्ट रूप से बताया गया है तो इस राशि को दायित्व मानते हुए तुलन पत्र में दिखाया जाएगा। अगर उद्देश्य स्पष्ट है तो उसे
विशिष्ट वसीयत कहा जाता है और विशिष्ट वसीयत जो होती है उसे तुलन पत्र के दायित्व पक्ष में दर्शाया जाता है। और अगर वसीयत का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है तो उसे सामान्य वसीयत या सिर्फ वसीयत के नाम से बुलाया जाता है और ऐसी वसीयत को आयगत प्रकृति का मानते हुए इसे आय व्यय खाते में लिखा जाता है। इसमें भी आपको हाईलाइट किए हुए टॉपिक को अंडरलाइन कर लेना है और जो ये अंडरलाइन किया हुआ पॉइंट है उसे वसीयत की परिभाषा के रूप में याद करना है। आगे हम बात करते हैं अगली मद के बारे में। तो अगली मद आपको दी हुई है आजीवन सदस्यता शुल्क। कुछ सदस्य सामयिक चंदे के भुगतान के स्थान पर एक मुश्त राशि को आजीवन सदस्यता शुल्क के रूप में भुगतान को चुनते हैं। इस राशि को पूंजी प्राप्ति माना जाता है और प्रत्यक्ष तौर पर पूंजी और सामान्य निधि में जमा किया जाएगा। आगे बात करते हैं अगली मद के बारे में। तो अगली मद का नाम है आजीवन सदस्यता शुल्क, जिसे इंग्लिश में लाइफ मेंबरशिप फीस भी कहते हैं। आपको पता है सदस्यों को किसी संस्था में सदस्य बने रहने के लिए मासिक या अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर चंदे का भुगतान करना होता है, लेकिन कुछ सदस्य बार बार चंदे का भुगतान न करके एक ही साथ संपूर्ण जीवन के चंदे का भुगतान करने का विकल्प चुन लेते हैं। ऐसी दशा में एक बार में उन सदस्यों से संपूर्ण जीवन के लिए मिलने वाली चंदे की राशि को हम आजीवन सदस्यता शुल्क कहते हैं। इसको हम कहाँ दिखाएंगे, यह इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट किया हुआ है। तो हाईलाइट की हुई चीज लिखी हुई है कि इस राशि को पूंजीगत प्राप्ति मानते हैं और प्रत्यक्ष तौर पर इसे पूंजी या सामान्य निधि यानी कैपिटल फंड या जनरल फंड में जमा किया जाता है। अर्थात आपको इसे तुलन पत्र के दायित्व पक्ष में पूंजी निधि यानी सामान्य निधि की जो मद होती है उसमें जोड़ के दिखाना होता है। आगे हम बात करते हैं अगली मद के बारे में, जिसका नाम है प्रवेश शुल्क। प्रवेश शुल्क सदस्य द्वारा सदस्य बनते समय केवल एक बार दिया जाता है। धर्मार्थ और क्लब जैसे संगठनों की सदस्यता संगठित होती है और इसमें प्रवेश शुल्क भी अधिक होता है, इसलिए इनको अनावर्ती मानते हुए सीधे पूंजी या सामान्य निधि में जमा किया जाता है। आगे अगर हम बात करें प्रवेश शुल्क के बारे में, तो प्रवेश शुल्क का सीधा सा मतलब होता है एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस। आपने जब अपने विद्यालय में प्रवेश लिया होगा तो पहली बार आपसे प्रवेश लेते समय कुछ राशि प्रवेश शुल्क के रूप में मांगी गई होगी, तो उसी राशि को हम प्रवेश शुल्क या एडमिशन फीस या एंट्रेंस फीस के नाम से बुलाते हैं। अब ये जो फीस होती है ये बार बार एक संस्था को नहीं मिलती है, एक सदस्य से केवल वह एक ही बार प्राप्त होती है, इसलिए इसे अनावर्त प्राप्ति मानते हुए इसे तुलन पत्र के दायित्व पक्ष में पूंजी या सामान्य निधि में जोड़ा जाता है। लेकिन सीबीएसई की जो बुकें हैं उसमें इसे आयगत प्रकृति का मानते हुए आय व्यय खाते में भी दिखाया जाता है। तो आपको प्रवेश शुल्क के मद को कहाँ दिखाना है, इसके लिए अगर प्रश्न में अगर स्पष्ट दिया गया है तो हमें उस निर्देश का पालन करना है, और अगर प्रश्न में इसके लिए कोई निर्देश नहीं दिया गया है तो हमें इसे अनावर्त मानते हुए तुलन पत्र के दायित्व पक्ष में सामान्य या पूंजी निधि में जोड़ के दिखाना होता है। और रही बात इसको दिखाने के बाद के काम की, तो यहाँ इसको दिखाने के बाद यानी तुलन पत्र में इसे दिखाने के बाद नीचे आपको यह मानना भी होता है, एक नोट भी लगाना होता है कि यह माना गया है कि अनावर्त प्रवृत्ति की है और इसलिए इसे पूंजी या सामान्य निधि में दिखाया गया है। अगर आपने नीचे नोट नहीं डाला है तो हो सकता है आपका प्रश्न गलत हो जाए। आगे हम बात करते हैं अगली मद के बारे में। तो अगली मद हमें बताई गई है पुरानी परिसंपत्तियों का विक्रय। पुरानी परिसंपत्तियों के विक्रय से प्राप्ति को उस वर्ष की प्राप्ति या भुगतान खाते में दर्शाया जाएगा जिसमें यह बेची गई है, परंतु परिसंपत्तियों के विक्रय से लाभ या हानि को वर्ष के आय व्यय खाते में लिया जाएगा। आगे इन्होंने लिखा है बुक में कि उदाहरण के लिए एक फर्नीचर जिसका पुस्तक मूल्य 800 रुपये है 700 रुपये में बेचा गया है, 700 रुपये की राशि को तो प्राप्ति एवं भुगतान खाते में दर्शाया जाएगा और आय व्यय खाते के व्यय पक्ष में 100 रुपये पुरानी संपत्तियों के विक्रय से हानि के रूप में दिखाए जाएंगे, जबकि तुलन पत्र में फर्नीचर के पुस्तक मूल्य को 800 रुपये से घटाकर दिखाया जाएगा। पुरानी संपत्तियों का विक्रय जो होता है उसे हम 3 रूपों में दर्शाते हैं। प्रथम, पुरानी संपत्तियों का जो विक्रय होता है उससे जो पैसे आते हैं, जो हमें राशि प्राप्त होती है, उसे हम प्राप्ति एवं भुगतान खाते के प्राप्ति पक्ष में दर्शाते हैं। दूसरा, इन संपत्तियों के विक्रय से अगर लाभ होता है तो उसे आय व्यय खाते के जमा पक्ष यानी
लाभ पक्ष में दिखाते हैं, आय पक्ष में दिखाते हैं। और अगर इन संपत्तियों के विक्रय से हानि होती है तो उसे व्यय पक्ष यानी नाम पक्ष में दिखाया जाएगा। तीसरा, तुलन पत्र में जो संपत्तियां लिखी गई हैं और जितनी संपत्ति हमने बेची है उसे उन कुल संपत्ति में से घटा के शेष राशि को तुलन पत्र में दिखाया जाएगा। आगे हम बात करते हैं पुरानी संपत्तियों के बाद पाक्षिकों के विक्रय के बारे में। यह पाक्षिकों का मतलब है पत्रिकाएं जो हमें हर महीने 2 बार मिलती है या 15 दिनों के गैप से मिलती रहती है, या साप्ताहिक पत्रिकाएं भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मली दोनों को हम पाक्षिकों के नाम से ही जानते हैं। पाक्षिकों में इन्होंने लिखा है यह आवृत्ति प्रवृत्ति की मद है और आयव्यय खाते के आय पक्ष में दर्शाई जाती है। खेल के सामान का विक्रय पाक्षिकों का जो विक्रय होता है, पुरानी जो पत्रिकाएं होती हैं उनको बेचने से जो राशि होती है वो हमें साल में 5 से 6 बार प्राप्त हो जाती है। तो इस वजह से पाक्षिकों के विक्रय की जो राशि होती है उसे आय व्यय खाते के आय पक्ष में, जमा पक्ष में दिखाया जाता है। अगली मद जो बताई गई है वो है खेल के सामान का विक्रय। पाक्षिकों के विक्रय की तरह ही खेल के सामान का विक्रय है। इसमें आपकी पुस्तक में लिखा है कि खेल के सामान की बिक्री प्रयोग किया गया सामान जैसे पुरानी बॉल, पुराना बैट, जाल आदि किसी खेल क्लब का नियमित लक्षण है। सामान्यतः इनको आय व्यय खाते के आय पक्ष में दर्शाया जाता है। खेल के सामान का विक्रय यानी कोई खेल क्लब है जिसमें पुराना खेल का सामान पड़ा है, जिन्हें बेचकर उन्हें पैसे प्राप्त हो सकते हैं, तो ऐसी मद को हम आय व्यय खाते की आय पक्ष में दिखाते हैं, क्योंकि यह हमारे व्यवसाय में हमारे गैर लाभकारी संस्था में होने वाली एक नियमित आय होती है। हम पुरानी संपत्तियों को, पुराने खेल सामान को नियमित रूप से बेचते रहते हैं, तो इस तरह से इनसे होने वाली आय को हम आय व्यय खाते के आय पक्ष में दर्शाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगली मद के बारे में। तो अगली मद आपको दी हुई है पेज नंबर 30 पर, सम्मानार्थ पारिश्रमिक, जिसे इंग्लिश में ऑनरेरियम भी कहा जाता है। इसके लिए आपको बताया गया है कि यह वह राशि है जिसका भुगतान उस व्यक्ति को किया जाता है जो कि संस्था का पक्का कर्मचारी नहीं है। कलाकार को क्लब में कार्य करने के लिए भुगतान को आय व्यय खाते के व्यय पक्ष में दर्शाया जाता है। समानार्थ पारिश्रमिक को समझने के लिए आपको ये बता देते हैं, एक उदाहरण के रूप में इसे समझा देते हैं कि जैसे अगर किसी गैर लाभकारी संस्था ने एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, उस फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ व्यक्तियों को चुना गया और उन्हें तैयारी करने के लिए बाहर से एक व्यक्ति को बुलाया गया, तो बाहर से वह व्यक्ति जो फंक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले व्यक्तियों को तैयार करेगा, उन्हें गाना सिखाएगा, उन्हें डांस सिखाएगा, उसे अगर संस्था द्वारा कोई भुगतान किया जाता है तो ऐसे भुगतान को हम सम्मानार्थ पारिश्रमिक कहते हैं। अब जो ये भुगतान होता है इसे आय व्यय खाते के डेबिट साइड, नाम पक्ष यानी व्यय पक्ष में दर्शाया जाता है, क्योंकि यह संस्था का एक सामान्य खर्चा माना जाता है। आगे हम बात करते हैं वृत्तिक निधि। वृत्तिक निधि क्या होती है? यह निधि वसीयत या उपहार से उत्पन्न होती है। यह आय विशेष उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाती है, इसलिए यह पूंजी प्राप्ति होती है। यह तुलन पत्र के दायित्व पक्ष में विशिष्ट मद के रूप में दर्शाई जाती है। वृत्तिक निधि यानी ऐसी निधि होती है जिसका प्रयोग हम एक संस्था में सामान्य उद्देश्य के लिए नहीं करते हैं, बल्कि इसे विशिष्ट उद्देश्य के लिए रखा जाता है। ऐसी निधि को वृत्तिक निधि कहा जाता है। ये जो वृत्तिक निधि होती है इसे तुलन पत्र के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य विशिष्ट होता है। इसके बाद वृत्तिक निधि के बाद आपकी पुस्तक में जो अगली मद दी गई है उसका नाम है सरकारी अनुदान। सरकारी अनुदान का सीधा सा मतलब है सरकार से प्राप्त होने वाली सहायता। इसके अंदर आपके लिखा हुआ है कि विद्यालय, विश्वविद्यालय, जनता अस्पताल आदि की गतिविधियां सरकारी अनुदान पर आधारित होती हैं। यानी जो विद्यालय है या विश्वविद्यालय है या एक हम पब्लिक हॉस्पिटल की अगर बात करें तो वहाँ का जो भी सारा काम होता है वो सरकार से आने वाली राशि से ही होता है, सरकार से मिलने वाली सहायता से ही होता है। आवृत्ति अनुदान जो कि निर्वाह अनुदान के रूप में है, आगम प्राप्ति माना जाता है तथा आय व्यय खाते में जमा किया जाता है।
ये जो सरकारी अनुदान होता है ये दो तरह का हो सकता है। एक तो सामान्य खर्चों के लिए मिलने वाला अनुदान जिसे हम आवृत्ति अनुदान कहते हैं। ये जो आवृत्ति अनुदान है ये सामान्य खर्चों के लिए हर महीने, हर 2-3 महीने से मिलता रहता है। तो ये एक आवृत्ति मद हो गई है, ये एक ऐसी मद हो गई है जो हमें वर्ष पर्यंत मिलती रहती है। तो इसे आयगत प्रकृति का मानते हुए आय व्यय खाते में जमा पक्ष में लिखा जाता है, यानी आय पक्ष में दर्शाया जाता है। परंतु यदि अनुदान जैसे कि भवन के लिए अनुदान को पूंजी प्राप्ति माना जाएगा और भवन निधि खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। दूसरी ओर एक सरकारी अनुदान होता है जो किसी विशिष्ट कार्य के लिए आता है। जैसे सरकार ने एक लाइब्रेरी विद्यालय में खुलवाने का ऐलान किया है और सरकार ने विद्यालय में लाइब्रेरी खुलवाने के लिए फंड भेजा है। तो ऐसी अगर राशि किसी संस्था को प्राप्त होती है तो उसे हम विशिष्ट अनुदान कहेंगे, और विशिष्ट अनुदान को हम प्राप्ति एवं भुगतान खाते के प्राप्ति पक्ष में दिखाने के बाद आय व्यय खाते में नहीं दिखाकर इसे तुलन पत्र में दायित्व पक्ष में विशिष्ट अनुदान के नाम से दिखाएंगे। यह ध्यान रहे कि कुछ अलाभकारी संस्थाएं सरकार और सरकारी एजेंसी से रोकड़ अनुदान प्राप्त करती हैं। यह अनुदान भी उस वर्ष की आगम आय होगी जिसे वर्ष में यह प्राप्ति हुई है। आगे बात करते हैं रोकड़ अनुदान के बारे में। रोकड़ अनुदान का मतलब है कि सरकार से अगर सीधे रुपए सहायता के रूप में प्राप्त होते हैं तो ऐसी मद को हम, ऐसे प्राप्ति को हम आय व्यय खाते के आय पक्ष में दिखाएंगे, क्योंकि यह सरकार से मिला हुआ एक आयगत प्रकृति का अनुदान होता है। आगे हम बात करते हैं अनुदान के बाद हमारी अगली मद के बारे में, जो इस चैप्टर की थियोरेटिकल पोर्शन की लास्ट मद है, जिसमें इन्होंने बताया है विशिष्ट निधि। अलाभकारी संस्थाएं विशिष्ट उद्देश्य गतिविधियों जैसे कि पुरस्कार निधि, मैच निधि, खेल निधि आदि के लिए विशेष निधि का निर्माण करती हैं। इस निधि का प्रतिभूतियों के विनियोग किया जाता है और ऐसे विनियोग पर अर्जित आय को संबंधित निधि में जमा कर दिया जाता है, न कि आय व्यय खाते में जमा किया जाता है। इसी प्रकार विशिष्ट उद्देश्य के लिए किए गए व्ययों को विशिष्ट निधि में से घटाया जाता है। उदाहरण के लिए एक क्लब खेल गतिविधियों के लिए विशिष्ट निधि बनाता है। इस स्थिति में खेल निधि के विनियोग से ब्याज की आय को खेल निधि में जोड़ा जाएगा और खेल पर सभी व्ययों को घटाया जाएगा। विशेष निधि का तुलन पत्र में दर्शाया जाएगा। परंतु यदि आय और व्यय का समायोजन करने के पश्चात विशेष का शेष ऋणात्मक है तो यह आय व्यय खाते के नाम पक्ष में हस्तांतरित किया जाएगा या दिए गए निर्देशों के अनुसार समायोजित किया जाएगा, जैसे कि उदाहरण नंबर 9 में दिया गया है। तो विशेष निधि टॉपिक में जो आपके बुक में लिखा है उसमें केवल आपको यही बात समझाई गई है कि विशेष निधि का मतलब ऐसी निधि से होती है, ऐसी निधि से हम ले सकते हैं जो किसी विशिष्ट कार्य के लिए बनाई गई है। यहाँ निधि का सीधा सा मतलब है लाभों में से कुछ पैसे बचा कर एक फंड बनाया गया है, एक कोष बनाया गया है जिसे निधि कहा जाता है। इस निधि को संस्था के बाहर विनियोजित किया जाता है ताकि उससे भी हमें कुछ पैसे प्राप्त हो सके। यानी अगर एक संस्था है जिसने अपने लाभ में से 60,000 रुपये बचाए हैं और इन 60,000 रुपये को वह खेल मैदान के लिए विशेष निधि के रूप में रखती है, अब इन 60,000 रुपये को वो संस्था के बाहर विनियोजित कर देती हैं, जिससे वर्ष भर में 10,000 रुपये प्राप्त होता है ब्याज के रूप में। तो ऐसी दशा में वो 10,000 रुपये आय व्यय खाते में नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि उसे विशिष्ट निधि यानी खेल मैदान के लिए बनाई गई निधि 60,000 रुपये में जोड़कर 70,000 रुपये के नाम से दिखाया जाएगा। और यदि इन 70,000 रुपये में से उस वर्ष का खर्चा जो खेल मैदान के लिए किया गया है वो 90,000 रुपये हुआ है, तो 90,000 रुपये में से 70,000 रुपये तो उस विशिष्ट निधि में से काम आएंगे और बचे हुए जो 20,000 रुपये हैं उसे हम आय व्यय खाते के व्यय पक्ष में दिखाएंगे, क्योंकि ये 20,000 रुपये हमारी विशिष्ट निधि में से खर्च होने थे लेकिन वहाँ से कम पड़ गए हैं, तो यह खर्चा हमें आय व्यय खाते में दिखाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विशिष्ट निधि को एक विशिष्ट मद के रूप में मानते हुए तुलन पत्र में दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है और इससे होने वाली ब्याज की आय को भी हम आय व्यय खाते में नहीं दिखाते हुए उसे तुलन पत्र में दायित्व पक्ष में विशेष निधि में जोड़ा जाता है। और विशेष निधि खत्म हो जाने के बाद अगर कुछ व्यय बच जाता है तो उस व्यय को हम आय व्यय खाते के व्यय पक्ष में दिखाते हैं। इन सारी प्रक्रियाओं को हम उदाहरण नंबर 9 को हल करते समय समझेंगे। तो स्टूडेंट्स,
स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा वीडियो ख़त्म हो जाता है, यहाँ हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है। तो वीडियो के एंडिंग में आपसे बस यही कहूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो आप इसे सब्सक्राइब करके हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारे वीडियो या और किसी वीडियो से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमारी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अगर आपको हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई सजेशन है, कोई कंप्लेन है तो आप हमारे टेलीग्राम आईडी पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, एट एंड ऑफ वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।